वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई तमाम हलचल को हम लेकर के आते हैं। और आज एक लिस्टिंग देखने को मिली है। हालांकि लिस्टिंग 14% प्रीमियम पर होती हुई दिखाई दी है, लेकिन क्या करना चाहिए अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर पहले बातचीत करते हैं। शौर्य के पास चलते हैं, हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, आज समय की थोड़ी कमी है क्योंकि अरुण सर को जो है 10 मिनट के अंदर हमको मुक्त करना होगा। उन्होंने 2:15 बजे तक का समय हमें दिया हुआ है। तो बताइए कैसे लिस्टिंग रही। जी, लिस्टिंग की बात करें, जैसे आपने कहा 14% की लिस्टिंग हुई है एलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टिलरीज में। एग्जैक्टली देखें तो 13.9% की, ये 281 पर इशू प्राइस था, एनएसई पर 320 पर लिस्ट हुआ है। ये टोटल 24.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ से कुल 1500 को जुटाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें QIBs ने 50 टाइम्स सब्सक्राइब किया था, लेकिन उसके बाद भी हमें खाली 14% के आसपास ही प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखी है। सर 14% के आसपास का प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है, 13.87% के आसपास। अभी क्या करना चाहिए? जो लिस्टिंग मिल रही है, जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्या उनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, अभी तो गर्मी का मौसम है तो हो सकता है बिक्री और बढ़े? आपकी सलाह क्या रहेगी सर एलाइड ब्लेंडर्स के ऊपर? विपुल जी, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू था, 1000 करोड़ रुपया इसने फ्रेश इश्यू जुटाया था, उसमें से ये 720 करोड़ रुपया डेट चुकाने वाली थी। मेरे ख्याल से इसका अनाउंसमेंट अगर आज कल में आ जाता है कि कंपनी ने ये रुपए चुका दिए हैं, तो ये कंपनी के लिए आने वाले 1-2 दिन में एक पॉजिटिव न्यूज होगा। दूसरा, कंपनी ने जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया। ओनरशिप और मैनेजमेंट को डिवाइड करके, ओनरशिप जो पहले बोर्ड पे थे उन्होंने बोर्ड छोड़ दिया और अब ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। ये करने से इसके काफी बड़ी सेविंग हुई है। ये दोनों कारण से कंपनी को जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अब आते हैं एबिटा पे। ये प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और इसका जो फ्लैगशिप ब्रांड है ऑफिसर्स चॉइस, वो दुनिया में एक लार्ज सेलिंग विस्की के गिनती में आता है। और मेरे ख्याल से 2016 से 2019 तक ये टॉप ब्रांड थी विश्व भर में सेल में। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें इस लेवल पर काउंटर को छोड़कर जाने की दरकार नहीं है। वॉल्यूम अच्छा हुआ है। अगर आज आप देखें तो वॉल्यूम देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ इसमें बाइंग इंटरेस्ट भी निकला है और शाम को मालूम पड़ेगा कि किसने निवेश किया है। मीडियम टर्म में आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। 330-340 का एक इमीडिएट टारगेट बनता है, वो क्रॉस हो जाने पे 360-65 का टारगेट बनता है। थोड़ा वेट कीजिए, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊंचे स्तर पर निकलने के लिए। और क्योंकि आपने टाइम की जिक्र की, आप उस टाइम को बेशक 5-7 मिनट से और बढ़ा लीजिए। आपके दर्शक को मैं निराश नहीं करना चाहता, बड़े उम्मीद से वो आते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया। साकेत जी सर यही पूछ रहे हैं जो अभी आप बता रहे थे, कह रहे हैं सर मुझे एलाइड ब्लेंडर्स का आईपीओ अलॉट हुआ है, 330 या 340 का टारगेट क्या रख सकते हैं जिसका जिक्र आपने किया? तो बिल्कुल हाँ है इनके लिए 340 के टारगेट के लिए। बिल्कुल 330-40 के बीच में आपको एक टारगेट मिल सकता है, लेकिन हो सकता है आपको 4-5 दिन उसके लिए रुकना पड़े। ठीक, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है साकेत जी आपको, लेकिन हाँ लेवल आपके जो है निश्चित रूप से आते हुए दिखाई देंगे। ये सलाह आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए, कल से जो है आईपीओ बाजार में एक और फिर जो है फिजा बदलने वाली है, कई सारे आईपीओ आने वाले हैं इस हफ्ते, 2 आईपीओ। बताइए शौर्य फटाफट की वो 2 आईपीओ कौन कौन से हैं? जी, इसमें पहला आईपीओ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। एमक्योर फार्मास्यूटिकल का लगभग 2000 करोड़ का आईपीओ साइज है, 1952 करोड़ इसमें एग्जैक्ट है। फ्रेश इशू उसमें से 800 करोड़ का और प्राइस बैंड है 960 से लेके 1008 रुपीज़ का। और अभी ग्रे मार्केट में कंपनी को 285 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी भी देख लेते हैं। दूसरी कंपनी है बंसल वायर इंडस्ट्रीज। इसका आईपीओ साइज कंपेरेटिवली छोटा है, 745 है, लेकिन पूरा ही फ्रेश इशू है। और यहाँ पे 256 के प्राइस बैंड पर कंपनी को 65 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। ठीक,
सर आपकी राय जानना चाहेंगे, दो आईपीओ खुल रहे हैं, बंसल वायर इंडस्ट्रीज को लेकर के आपकी क्या व्यू है, और दूसरा आईपीओ खुल रहा है कल से, उस पर आपकी क्या राय है? इन दोनों में से बेहतर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? विपुल जी, बंसल वायर एक नया प्लांट लगा रही है दादरी यूपी में। शनिवार को उसे देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3.5 लाख टन का ये नया प्लांट है, जिसके अंदर में कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट ये बनाएगा। फिलहाल जो इसकी कैपेसिटी है वो 3 लाख टन की है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी साइज डबल से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन लोगों को मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा प्लांट आज चालू नहीं हुआ है, अलग अलग फेजेस में चालू होगा, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब तक 24-25 का साल पूरा होएगा, ये पूरा का पूरा 3.5 लाख टन का नया प्लांट चालू हो जाएगा। इसका मतलब 25-26 में आपको 3.5 लाख टन के बदले में 6.5 लाख टन के प्लांट की कैपेसिटी का ऑपरेशन देखने को मिलेगा। कंपनी अच्छी है, लेकिन ऑप्टिकली ऐसा लगता है कि शेयर थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि पैसा फ्रेश जुटाया जा रहा है, प्लांट कुछ हद तक शुरू हो गया है, तो ये फ्रंट लोडिंग हो रहा है केपेक्स। इसके लिए जो पी मल्टीपल है उसे आम इन्वेस्टर को लगता है थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि प्लांट 50% रेडी है और 50% 6 महीने में रेडी हो जाएगा, तो एग्जीक्यूशन रिस्क खत्म, प्लांट की बनने की रिस्क खत्म, और ये सब मौजूद हो जाएगा। तो मेरे को लगता है ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये लिस्टिंग गेन का एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा जो उससे बड़ा है, अगर आप 6-8 महीने के लिए होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको इसका मैक्सिमम गेन मिलेगा। जो आपने दूसरी इश्यू की बात करी, एमक्योर ने काफी केपेक्स किया है पिछले 2 साल में, जिसका बेनिफिट आने वाले साल और उसके बाद वाले साल में मिलेगा। ये उसके लिए एक पॉजिटिव है। कंपनी के एक यूएस सब्सिडियरी में कुछ खामियां निकली थी, कुछ तकलीफें आई थी, तो पेरेंट कंपनी को इंसुलेट करने के लिए उन्होंने ये सब्सिडियरी को डीमर्ज करके अलग कर दिया, जिससे कि पेरेंट एमक्योर इंडिया को कोई भी किस्म की उसकी लायबिलिटी नहीं आए। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसकी जो वैल्यूएशन है, जो बाकी जो पीयर सेट है फार्मा कंपनी में, उनसे मिलती जुलती है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा है, और एक लिस्टिंग पॉप के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो शेयर लग जाते हैं, तो आपको वो पॉप मिल जाता है। इन दोनों में से अगर चुनना हो तो आपका पसंदीदा कौन सा आईपीओ होगा, जो आपको लग रहा है कि किसी एक में लगाना हो तो वो किस में लगाने चाहिए पैसे? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि आप पहले ही दिन दोनों में लगा दें, किसी एक को चुनना हो तो क्या करना चाहिए? तो सवाल लोगों की झड़ी लगी हुई है, तो आप क्या सलाह देंगे इनको? दोनों में चुनना थोड़ा सा मुश्किल है। एक स्टील वायर बनाती है, एक फार्मा बनाती है। फार्मा की जो एडवांटेज होती है वो थोड़ा सा डिफेंसिव होता है। स्टील वायर कुछ हद तक लोग कहते हैं कमोडिटी बिजनेस है, तो मेरे ख्याल से चुन के लीजिए। अगर आप मन नहीं बना पाते कहाँ डालना है, तो परसेंटेज रिटर्न ग्रे मार्केट का जो चलता है उसको एक पैरामीटर बना लीजिए। अगर आप सेफ्टी फैक्टर देखना चाहते हैं कि किसमें अलॉटमेंट बेटर होगा, तो साइज ऑफ इश्यू देखिए, एक 2000 करोड़ है, एक 750 करोड़ है, तो उसके हिसाब से एमक्योर एक बेटर चॉइस मिलता है जहां तक अलॉटमेंट की संभावना है। एमक्योर ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। शौर्य, फटाफट बताइए एसएमई क्षेत्र में क्या हो रहा है? जी, एसएमई क्षेत्र में एक लिस्टिंग हुई है और एक आईपीओ खुला हुआ है। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग हुई है 287% के प्रीमियम पर, एनएसई पर 155 पर लिस्ट हुआ है। इश्यू प्राइस था 40 रुपीज़ का, और जब सब्सक्रिप्शन हुआ तब भी 400 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था डिवाइन पावर कंट्रोल। अब इस पर देखते हैं उस आईपीओ के बारे में। जो आईपीओ भी खुला हुआ है वो नेफ्रो केयर इंडिया। आज आखिरी दिन आईपीओ का, और यहाँ भी देखें तो हमें 100% से ऊपर का प्रीमियम मिल रहा है। प्राइस बैंड है 85 से लेकर 90 रुपीज़ का, लेकिन आज ये जीएमपी चल रहा है इसका 155 रुपीज़ पर शेयर का, और ऑलरेडी 11:15 बजे तक ये 200 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था। सर, ये एसएमई में हो क्या रहा है? 200% पे लिस्टिंग हो रही है,
200% पे प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 100 गुना सब्सक्रिप्शन हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इस तरह के डेवलपमेंट को आप? और नेफ्रो केयर इंडिया जो कि आज इसका अंतिम दिन है और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, आपकी राय क्या होगी? और दूसरा, जो आज की लिस्टिंग एसएमई में हुई है उसमें क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, अगर आप एसएमई की बात करें तो नंबर देखकर ये लगता है कि मर्चेंट बैंकर इतना सस्ता इश्यू क्यों लेके आता है। अगर आप मेन बोर्ड से कंपेयर करें तो उनके पी सस्ते नहीं है, कम नहीं है, उसी रेंज में है, लेकिन लोगों को लगता है ये एक लॉटरी की टिकट है, लॉटरी के जरिए इसमें रिटर्न मिलता है। लॉट साइज बड़ा होता है मेन बोर्ड के तहत, तो आपको करीब 1.25 लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर आप लकी हो तो 1.25 लाख लगाकर आपको 2 लाख से ज्यादा मिलता है। ये अट्रैक्शन है एसएमई के इन्वेस्टर के लिए। जहां तक आज की कंपनियों का सवाल है, नेफ्रो केयर ये एक डॉक्टर की बनाई हुई कंपनी है, कलकत्ता स्थित ये डॉक्टर हैं, और ये जिसे कहते हैं किडनी नेफ्रोलॉजी के इनका अस्पताल है, और ये किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा आय जो किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको करता है। ये मेरे ख्याल से एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपनी है जहां पर जो डॉक्टर या सर्जन खुद है वो कंपनी लेकर आए हैं एसएमई में। मेन बोर्ड पर अवश्य ऐसी कंपनियां हैं, जुपिटर हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, बट एसएमई के ये पहली कंपनी है। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से प्रीमियम ऑलरेडी हो चुका है, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, मेरी राय आप ले या न ले कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए दूसरी कंपनी पर जिसकी आज लिस्टिंग हुई है। कुछ 400 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हुई थी, उसके कारण ये जो प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिला है वो रिटर्न है। वापस कोई कमेंट कर नहीं सकते हो, क्योंकि बाजार का एक प्रिंसिपल है, भाव भगवान है। बिल्कुल सही बात है सर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले बहुत लोगों के सवाल भी आए हुए हैं आईपीओ को लेकर के, और ख़ास तौर से डी डेवलपर्स को लेकर के जो है हमारे पास सवाल अपर सर्किट जी ने भेजा हुआ है। कह रहे हैं कि कल मैंने सवाल डी डेवलपर्स को लेकर के कल किया था, अरुण जी की राय इस पर प्लीज़ दिलवा दीजिए। बिल्कुल अरुण सर की राय दिलवा देते हैं। सर, हाल की लिस्टिंग डी डेवलपर्स पे ये अभी भी बने हुए हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी डी डेवलपर्स को लेकर के? देखिए, डी डेवलपर्स 2025-26 का स्टॉक है। उस साल में आपको इसकी बेनिफिट मिलेंगे। इसने जो नया प्लांट जो लगाया है वो पूरा तरह से चालू हो जाए और उसका बेनिफिट मिले, वो अभी भी 6-8 महीने दूर है। फिलहाल आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 120-25 रुपए का आपको मुनाफा है, लेकिन अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो 2 उपाय हैं। या तो आज प्रॉफिट करके निकल जाइए, जब भी शेयर में करेक्शन आता है वापस निवेश कीजिए, बट इसका असली प्रॉफिट के लिए आपको 8 से 10 महीने रुकने पड़ेंगे। चलिए, तो 8 से 10 महीने रुकना पड़ेगा। सवाल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक सौरभ जी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने अभी मनी9 को 100 रुपये जो है वो भेजे हैं और कह रहे हैं कि सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 13,000 शेयर ले रखे हैं, और IDFC फर्स्ट बैंक के इन्होंने 95 रुपये पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। कह रहा है कि 6 महीने का मेरा नज़रिया है। तो IDFC पर एक राय सर आपकी जानना चाहेंगे। हालांकि आईपीओ में हम ये सवाल इस तरह के लेते नहीं हैं, लेकिन ठीक है, अब सौरभ जी विशेष प्रयास कर रहे हैं। तो 2.5% के आसपास की आज गिरावट है, 95 पे ख़रीदा हुआ है और नीचे आ चुका है इनकी खरीद से काफ़ी ज़्यादा। क्या सलाह रहेगी IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के सर? विपुल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो आपको निवेशक 100 रुपए 200 रुपए भेजते हैं, इसका आप क्या करते हैं? नहीं, मुझे नहीं भेजते हैं सर, मनी9 के खाते में जाते हैं सारे पैसे, तो वो मनी9 मेरे अकाउंट में नहीं जाते हैं वो सिर्फ एक हंसी मजाक का सवाल था। IDFC और IDFC फर्स्ट का जो मर्जर होना है वो मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर अब हो जाना चाहिए। जितनी कार्रवाई थी वो सब पूरी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से आप निवेशित रहिए उसमें, और ये 6 महीने के अंदर जब विलय हो जाता है तो आपको इसमें एक अपसाइड मिलेगा। फिलहाल शेयर एक सीमित दायरे में अटका हुआ है।
चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, एक दायरे में फंसा हुआ है शेयर, तो सौरभ जी आपको थोड़ा सा इंतजार अभी यहाँ पर करना होगा। चलिए, वाह क्या आईपीओ है, में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।